अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। और आज हमने प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत को इंक्लूड किया है उन पर एक नज़र। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का बल्दियाती निजाम के हक में जलसा। मलाला यूसुफजई इलाज के लिए बरतानिया मुंतकिल। रहमान मलिक कहते हैं कि मलाला यूसुफजई पर हमले की साजिश पाक अफगान बॉर्डर पर तैयार हुई। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि फौज तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साथ देगी। अब आवाम को फैसला करना होगा कि इन्हें कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहिए या तालिबान का। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज कियानी साहब, ये आपका फर्ज है कि आप इस कर्ज को उतारे। तालिबान दहशत गर्दों गर्दन काटने वालों को नेस्त नाबूद कर दे। मैं यकीन दिलाता हूँ 500% आपके साथ होगी। मौलाना फजलुर रहमान का सक्खर में इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस में खिताब। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मलाला यूसुफजई के मामले को हवा देकर किसी नए ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। आज मलाला का वाक़या पर उठा लिया, हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज पाकिस्तान के अंदर इस वाक़े को हमारी मुक़्तदर क़ुव्वतें, हमारी फौज की क़ुव्वत, हमारी हुकूमत मिलकर एक नए ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस वाक़े की बुनियाद पर तुम एक बार फिर फौज को एक जंग में झोंकना चाहते हो, एक बार फिर तुम मुल्क के अंदर खून की होली खेलना चाहते हो। जी, नुक्ता नज़र में खुश आमदीद शाम साहब। आज वैसे जलसे के बारे में आपकी क्या राय है जो हैदराबाद का हुआ? इज इट अ बिग जलसा, छोटा जलसा, दरमियाना जलसा? मैंने तो टेलीविजन की आंख से देखा है जी, और ख़ासा बड़ा जलसा है, जबकि उसमें जरदारी साहब भी नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी नहीं है, क्योंकि चेयरमैन और को चेयरमैन तो वही है ना पार्टी के। बिल्कुल। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। यूसुफ रजा गिलानी क्राउड पुलर तो नहीं थे मेरा ख्याल इसमें। क्राउड पुलर तो नहीं, वो पीपल्स पार्टी का जलसा है। तो पीपल्स पार्टी क्राउड पुलर पार्टी है। यानी क्राउड पुलर तो वहाँ बेनज़ीर भुट्टो थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, और या फिर आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि उस विरासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी कुछ न कुछ पुल कर लेते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे मैदान में तो उस वक्त पता चलेगा। जी शाम साहब, ये जो बल्दियाती निज़ाम के हक में जलसा था, बज़ाहिर करारदाद भी मंजूर करा गई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुखालफत और नाम लिया गया वो नवाज शरीफ का था। असल में बात यह है कि वहाँ जो कौम परस्त जमातें हैं, अब वो बल्दियाती निज़ाम के शदीद मुखालिफ हैं। वो कभी इंतखाबी ताकत तो नहीं रही, यानी उन्होंने 2-4 नशिस्तें भी हासिल नहीं की इंतखाबात में, लेकिन उनके वर्कर्स मौजूद हैं और उनकी एक हैसियत मौजूद है, और वो इकट्ठी हो जाए तो शायद कोई सीटें भी ले ले। और जब नवाज शरीफ अगर उनके साथ जोड़ तो जाड़ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका उनके साथ एक किस्म का अलायंस बन रहा है, और वो सारी पार्टियां सिंध की छोटी छोटी जो हैं नवाज शरीफ साहब के साथ मिल रही हैं, और मुमताज़ भुट्टो साहब तो उसमें बाकायदा शामिल भी हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून में। तो इस लिहाज से जो एक मुखालिफ इत्तेहाद बन रहा है पीपल्स पार्टी के, वो नवाज शरीफ साहब की जो जमात है वो उसको लीड कर रही है। तो कोई डेंट डाल सकेंगे सिंध में? नहीं, डेंट तो बात की बात है। इस पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक सियासी ताकत जो है मुश्तमे करने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखिए, वहाँ इंडिविजुअल्स की ताकत है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी लीडर्स हैं, और 1970 में भी जो पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की क़यादत में, तो उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लीडर थे उन्होंने बड़ा रोल अदा किया था। यानी पीपल्स पार्टी का मामला वहाँ पंजाब की तरह नहीं था। पंजाब में तो अक्सर मुकामात पर खंबे जो थे वो भी जीत गए थे,
जो बाद में किसी इलेक्शन में नहीं जीत सके, ना कभी जीत सकेंगे, ऐसे लोग भी जीत गए थे 70 में। डॉक्टर मुबशर हसन साहब जीत गए, मियां महमूद अली कसूरी साहब जीत गए यहाँ लाहौर में। और आप देखिए खुद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने डॉक्टर जावेद इकबाल को शिकस्त दी, जो अलामा इकबाल के फर्जंद थे। बिल्कुल। और फिर उनके मुकाबले में जनरल सरफराज साहब भी खड़े थे, जो अपने आप को मुहाफ़िज़ लाहौर कहते थे, क्योंकि 1965 की जंग में वो यहाँ कमांडर थे फौज के। तो और दोनों के दरमियान लड़ाई रही, सुलह ना हो सकी जावेद इकबाल और सरफराज के दरमियान। महाराज भुट्टो साहब ने उन सबको शिकस्त दी। और लेकिन कराची में और सिंध में पीपल्स पार्टी जो थी उसकी वो हैसियत नहीं थी। कराची में तो उस वक्त भी जमात इस्लामी और फिर जमीयत उलमा पाकिस्तान, उन्होंने एक बड़ी ताकत का मज़ार किया, हैदराबाद में जी। तो सिंध के अंदर भुट्टो साहब जो थे उनकी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी, लेकिन उसमें जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे वो उसमें शामिल थे। और आज कोई सेंट्रल फिगर है इस तरह, या आज भी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंसी लीडर्स, माफ कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स तो खुद जनाब वो मौजूद है ज़रदारी साहब। कॉन्स्टिट्यूएंसी लीडर्स, देखिए पीपल्स पार्टी वहां की ऐसी ताकत है कि उसके मुकाबले का कोई दूसरा फोरम अभी तक बन नहीं पाया। लेकिन आज हड़ताल की है कौम प्रस्ताव। हड़ताल तो होती है, हड़ताल एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, और बैलेट बॉक्स जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। उनके मैंने पहले भी अर्ज किया कि वर्कर्स मौजूद हैं, उनकी एक ताकत भी है। एक हड़ताल तो इसलिए भी होती है कि लोग खौफजदा हो जाते हैं, दुकानों को आग ना लगा दी जाए, कोई फायरिंग ना हो जाए, कोई हंगामा ना हो जाए, तो लोग अपना घबरा कर बंद कर देते हैं कारोबार। लेकिन असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जब लोग इकट्ठे किए गए हैं ना, तो एस्टेब्लिशमेंट उनकी पुष्ट पर थी, और मुख्तलिफ बड़े बड़े लोग मिलकर उन्होंने वहाँ हुकूमत बना ली थी। जैसे जाम सादक अली साहब भी वहाँ जनाब वज़ीर आला बने, और फिर पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। तो MQM के साथ मिलकर जो वहाँ इंडिविजुअल्स थे, कभी वो मुस्लिम लीग नून की शक्ल इख्तियार की उन्होंने, कभी मुस्लिम लीग काफ की शक्ल इख्तियार की, तो वो हुकूमत बनाने में कामयाब होते रहे। अच्छा, माजी में मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान कोई यकसानियत नहीं रही है? पहले तो मुस्लिम लीग नून में तो सारे शामिल थे ना। फिर जब मुस्लिम लीग काफ हुई है तो मुशर्रफ साहब के दौर में वहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं थी ना। तो पीपल्स पार्टी तो अपोजिशन में थी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में भी लियाकत जतोई साहब वजीर आला थे, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी। तो ये तमाम जो मुअस्सर लोग थे उनको इकट्ठा करके एक उनका एक क्या कहे महाज बना लिया जाता था। अब पीपल्स पार्टी क्योंकि इख्तिदार में है, तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो इस तरीके से उसके खिलाफ सरगर्म नहीं हो सकती। लेकिन नवाज शरीफ साहब बहरहाल अपनी आवाज़ वहाँ ले जाने में कामयाब हुए हैं, और पीपल्स पार्टी अब उनको टारगेट कर रही है, क्योंकि वो पंजाब के लीडर समझे जाते हैं, या वहाँ उनको पंजाब के लीडर के तौर पर पेंट किया जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स को बता रही है कि भाई ये जो लोग बड़े नारे लगा रहे हैं और सिंध के हकूक़ के अलमबरदार बन रहे हैं, ये दरअसल पंजाब से लीडरशिप इनकी आई हुई है। आज यूसुफ रजा गिलानी ने फिर अफसोस का इजहार किया कि मेरी कुर्बानी आखिर काम आई। नहीं, उनकी कुर्बानी काम आई है उनके लिए, यानी राजा परवेज अशरफ के। तो बहरहाल देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है, ये तो इनकी दाद दीजिए उनके हौसले की कि वो जलसे में पहुंचे हैं और अपनी उन्होंने गुफ्तगू की है, कोई नारे वारे भी लोगों से वसूल कर लिए हैं उन्होंने। तो पीपल्स पार्टी ने एक जमात के तौर पर अपनी ताकत का मुजाहरा किया है और बताया है कि हम अवाम की सतह पर जड़ें रखते हैं और मुकाबला कर सकते हैं चैलेंजेस। सर्वे पे बड़ी तनकीद हुई है, उन्होंने जो सर्वे था ना, वो सर्वे पे भी उन्होंने बड़ी तनकीद की है, लेकिन वो जो सर्वे है वो भी ये कहता है कि पीपल्स पार्टी वहां एक बड़ी सियासी जमात है, और MQM जो है वो भी अर्बन सेंटर्स की एक बड़ी जमात है। वहां उस सर्वे के मुताबिक तो जो तहरीक इंसाफ है उसका वोट बैंक भी खासा मौजूद है, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है। मेरा ख्याल 15% से कुछ जायद ही है जो नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का वोट बैंक बताया गया है। इमरान खान उससे कुछ आगे हैं, लेकिन असल बात यह है कि इनके वोट बिखरे हुए हैं पूरे सूबे में, एक हल्के में कहीं नहीं, ठीक है ना, हल्कों नहीं। अब देखेंगे कितने हल्कों में ये मौसर उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। भारत देखिए, जमहूरियत का तो ये हुस्न है ना कि यहां फिर मुकाबला होता है, अपने अपने बाजू आजमाए जाते हैं। तो इस लिहाज से तो पीपल्स पार्टी का जलसा एक अच्छी खबर है, और उसके मुखालफों ने हड़ताल कर ली और उन्होंने भी अपने बाजू आजमा लिए।
लेकिन बहुत सारे सवालात मुझे SMS पे भी मौसूल हो रहे हैं, ईमेल्स भी मुसलसल आ रही हैं, वो भी मैं आपसे सवालात के वक्फे में पूछूंगा जो इस जलसे के हवाले से लोग कह रहे हैं। अभी आप देखते रहिए नुक्ता नज़र, वक्त है एक ब्रेक का। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, मलाला जो हैं उन्हें बरतानिया रवाना कर दिया गया और उनकी एम्बुलेंस जो है वो उतर चुकी है, वहाँ पे लैंड कर चुकी है इस वक्त। ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। देखिए, मलाला को हेड इंजरी आई है और इसकी रिकवरी जो है बहुत स्लो होती है और बहुत देर भी लेती है, और अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि इसके क्या क्या असरात मुरतब हुए हैं। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, आमीन। और जो हमारी कोशिशें हैं वो रंग लाएं। देखिए, रियासत जो पाकिस्तान की है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी उसके इलाज में, यानी ठीक बात है, बेहतरीन जो सहूलतें हो सकती थी इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ फराहम की गई। फिर सब लोग वहाँ मजाज पुरसी के लिए गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं, कियानी साहब, वजीर आजम गए हैं, इमरान खान गए हैं, तो उनके घर भी गए, और दूसरे उलमा भी जो हैं वो उनके पास गए हैं और एक यकजहती का मुजाहरा किया। और फिर जो इलाज यहाँ मुमकिन था यहाँ किया गया और अब उसे बरतानिया मुंतकिल कर दिया गया है जी। तो ये अब यानी एक फौरी खतरे से तो वो बाहर निकल आई है जी। अब देखें, लेकिन अब क्या सूरत बनती है, और कुछ कहना भी मुश्किल है और ना कहना भी मुश्किल है। साहब, मलाला जो है वो इस वक्त एक पॉलिटिकल इशू भी बनती चली जा रही है, जहां पे हमारे सदर से लेके नीचे तक तमाम लोग जिनका आपने जिक्र किया कि उनके बारे में कंसर्न है। अब जब अल्ताफ हुसैन साहब और हुकूमत का वो रवैया जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि उसको इलाज की आला तरीन सहूलतें दी गई, इस पे भी कुछ एतराज़ात हैं, और अल्ताफ हुसैन साहब भी अब वो मलाला को कौम की बेटी करार देते हुए एक जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि वजीरिस्तान पर हमला करते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि मलाला जो है उसके बारे में तो हमारे यहाँ कंसेंसस है कि उसको जुल्म का निशाना बनाया गया। कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जिसकी आंख में आंसू ना आया हो। ठीक है, हमारे बाज़ दोस्त जो हैं उन्होंने ज़रा मुख्तलिफ रंग में बात की है, मिलती नहीं फरियाद से फरियाद किसी की, लहजा मुख्तलिफ है, पैराया मुख्तलिफ है, हदफ मुख्तलिफ है। लेकिन मलाला का जो हादसा है उसके बारे में तो कोई पत्थर दिल इंसान ही यानी ऐसा हो सकता है कि जो बिल्कुल कोई रद्द अमल का मुजाहरा न करे और अफसोस का आज़ार न करे। कहते हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके कुछ मकासद हासिल किए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि इसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि इसे सियासत का जरिया ना बनाया जाए। ये बात दुरुस्त है, मलाला को सियासत का जरिया नहीं बनाना चाहिए, ना मुखालिफाना ना मवाफिकाना। बुनियादी बात जो है वो ये है कि कौम की वो एक काबिल फ़ख्र बेटी है जी। ठीक है, और उसने एक तालीम के लिए और वहाँ सवात के अंदर जो लोग स्कूल बंद कर रहे थे लड़कियों के, उनकी इमारतें गिरा रहे थे, उन पर ताले लगा रहे थे, उनके खिलाफ उसने एक एहतजाज किया और वो उसका एक सिंबल बन गई। देखिए, इस लिहाज से वो एक बहादुर लड़की है और हमारे जज्बों की तर्जमानी करती है। जिन लोगों ने उस पर हमला किया है और उनको ऊन भी किया है, पर तालिबान जो है उन्होंने ऊन किया है। अब देखिए, जो तंजीमें अंडरग्राउंड काम कर रही होती हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन आदमी है वहाँ और किस आदमी ने क्या कर लिया। उनमें भी बड़े ग्रुप जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल मलाला को जो हमले का निशाना बनाया और उसका जो रद्द अमल हुआ, मेरा ख्याल उस पर हमला करने वाले भी घबराए हैं। और अब इस तरह की खबरें भी छप रही हैं अखबारों में कि वो मीडिया ने क्योंकि बड़ा रद्द अमल का मुजाहरा किया है तो उसको भी टारगेट बनाया जाएगा। देखिए, लेकिन शाह साहब, जो अल्ताफ हुसैन साहब बात कर रहे हैं कि इसको एक आप यूं कही कि जंपिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बहाना बनाया जा रहा है वजीरिस्तान पे ऑपरेशन करने। देखिए, बहाने की बात यह नहीं है। अगर ऐसे लोग जो पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, उसके मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, वो कहीं भी हैं, अगर रियासत इस नतीजे पे पहुंचती है, उसके फौजी और सियासी अदारे ये फैसला करते हैं कि हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तो यकीनन होनी चाहिए। रियासत होती किस लिए है?
फौज होती किस लिए है, लेकिन किसी वक्ती जज्बे के तहत और इश्ताल के तहत ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा सोच समझकर इकदाम करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो, जब ये इंटरनल लड़ाई हो रही होती है तो इन लोगों को राह रास्त पर लाना भी ज़रूरी होता है, इनके लिए एक रास्ता देना भी ज़रूरी होता है। तो मेरा दिल बहुत ज़ख्मी है और मुझे बहुत शदीद अफसोस हुआ है। और अगर ये तालिबान जो हैं मीडिया पर हमले करेंगे और मीडिया पर्सन्स को अटैक करेंगे और निशाना बनाएंगे, तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि उनके लिए सूरत हाल मज़ीद दुश्वार हो जाएगी और मज़ीद अवामी रद्द अमल उनके ख़िलाफ़ होगा। उनको ज़रा असर नौ रुक कर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो ताबीर वो कर रहे हैं वो दुरुस्त ताबीर है। और फिर बात क्या है, आप किसी पर हमला कर रहे हैं, आपके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है, कानूनी जवाज़ नहीं है किसी को सज़ा देने का, आप कोई रियासत तो बना नहीं पाए, और फिर साथ ही ये कि किसी के खिलाफ भी आप एक फैसला करें। लेकिन ट्रिगर के तौर पे ये वाकई इस्तेमाल होगा वजीरिस्तान। देखिए, किसी के खिलाफ भी आप फैसला करें, उसको हक तो देंगे ना सफाई का। बिल्कुल। अगर मैं ये बात मान भी लूं तालिबान की, मेरे बारे में आपके बारे में वो कोई राय दे भी दे, तो भाई सफाई का मौका तो देंगे ना, कोई नोटिस तो जारी करेंगे ना, कोई उसका मौकफ तो सुनेंगे ना। ये कैसे हो सकता है कोई एक या दो या तीन आदमी ये फैसला करें? उनको पता होना चाहिए कि जो एक इंसान का कत्ल है, कुरान के अल्फाज मेरे नहीं है, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। कभी तरीन जुर्म जो है किसी को कत्ल करना है। तो इसलिए इनको भी सोचना चाहिए, हथियार रखने चाहिए, गोलियां नहीं चलानी चाहिए। और मैं तो अर्ज करूंगा कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर आए। देखिए, बलूचिस्तान के इंतहा पसंद है ना जी, वो पाकिस्तान की रियासत को वो भी तो चैलेंज कर रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं। ये तो उस तरीके से रियासत को चैलेंज नहीं कर रहे, अपनी मर्जी तो मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी जुबान और है, इनका इल्मुल कलाम और है। तो बलूचिस्तान के बारे में भी तो हम सब ये कहते हैं ना, वो तो नैरेटिव ही डिफरेंट नहीं कि उन लोगों से आप मज़ाकरात करें, वो भी लोगों को मार रहे हैं ना। जी बिल्कुल कर रहे हैं, वो भी गोलियां चला रहे हैं ना। और वो जो हैं वो कहते हैं कि हम मर्जी मुसल्लत करेंगे अपनी। तो मुझे आप बताइए कि जो तालिबान है यहाँ और जो बलूचिस्तान के इंतहा पसंद हैं, उन सबको हम एक ही पलड़े में रखेंगे ना, तो फिर मौका सबको देना चाहिए, ऑफर सबको करनी चाहिए, कोशिश सबके साथ करनी चाहिए। यानी बिफोर ऑपरेशन आप कह रहे हैं नहीं, कि ऑपरेशन तो एक और चीज है, मैं ऑपरेशन के नहीं जाना चाहता इस वक्त। अच्छा, ऑपरेशन तो होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, कहा जा रहा है कैसा होगा जी। देखिए, ये गैर जरूरी तवालत जो है उसको नहीं देनी चाहिए। फौज को गैर जरूरी तौर पर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अपने आप को। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अल्ताफ़ हुसैन साहब और मलाला के हवाले से। शम्स साहब, मलाला के हवाले से एक क्वेश्चन उठता है, वो ये है कि मलाला को हमारी रियासत ने जो अहमियत दी वो उन दूसरे लोगों को क्यों नहीं दी जो दहशतगर्दी का शिकार होते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सितंबर में जंग में कितने लोग शहीद हुए? बहुत सारे। तो राजा अजीज भट्टी जो हैं उनको निशाने हैदर क्यों दिया गया, बाकी लोग को नहीं दिया गया? ज़ाहिर है उनकी दिलेरी की वजह से। नहीं, बाकी जितने भी शहीद हुए हैं सबको निशाने हैदर दे देना चाहिए था। लालक जान जो हैं वो शहीद हुए करगिल की लड़ाई में, जी बिल्कुल, उनको निशाने हैदर दिया गया। बाकी जो फौजी हैं उनको तो नहीं दिया गया जो शहीद हुए, जी, तो उनको भी दे देना चाहिए था। लियाकत अली खान जो हैं वो कत्ल हुए 16 अक्टूबर को, और भी बहुत से लोग जो कत्ल हुए इस दिन, फौत हुए, उन सब की याद क्यों नहीं मनाते हम? बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो शहीद हुई, बिल्कुल, उनको निशाना बनाया गया, उनकी हम बरसी मनाते हैं, उनका मातम करते हैं, जब सप्लीमेंट छपते हैं, बयानात जारी होते हैं, जलसे होते हैं। उस दिन जो लोग और मारे गए, बल्कि उनके साथ ही मारे गए, उनका हम जिक्र तक नहीं करते। क्यों नहीं करते? जाहिर है प्रोमिनेंस की रीजंस है मुख्तलिफ लोगों की। मुफ्ती महमूद साहब जो हैं
उनका इंतकाल हुआ, उनको हम आज भी याद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद थे, बड़े मोहतरम थे। उस दिन जितने लोग और मरे, उनकी बरसी क्यों नहीं मनाते, उनकी याद क्यों नहीं मनाते? गांधी जी को कत्ल किया गया वहां इंडिया में, जितने लोग उस दिन कत्ल हुए, उन सबकी बरसियां मनानी चाहिए। कोई एक सिंबॉलिक वैल्यू है। देखिए, सिंबॉलिक वैल्यू नहीं है कि दुनिया की तारीख से भरी पड़ी है। जो लोग लीड कर रहे होते हैं, जो एक अपनी मिसाल कायम करते हैं, जो एक रोल मॉडल बन जाते हैं, उनको याद किया जाता है, उनको खुसूसी सलूक किया जाता है उनके साथ। अभी हमारे जावेद हाशमी साहब है ना जी, उनको एक स्ट्रोक हुआ था ना मुल्तान में। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक्त, वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह थे। उनको खसूसी तैयारे में लाहौर लाया गया, बिल्कुल आया, खसूसी तौर पर उनका इलाज किया गया, उनका बोर्ड बनाया गया। जो बाकी लोग वहां मुल्तान में या लाहौर में उस दिन निशाना बने थे इस तरह के हमलों का, यानी इस तरह की बीमारी का, उनके साथ ये सलूक नहीं हुआ। लेकिन हम कौन से कारनामे पे उंगली रखें? देखिए ना, पहले तो आप ये पर एक बात समझ लेना कि ये बात ही गलत है। हर जान देने वाला जो है वो अजीज भट्टी नहीं होता, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। हर यानी एक मुहावरा है अरबी का कि हर कत्ल होने वाला, हर शहीद होने वाला हुसैन नहीं होता। गोया ठीक है, पहले सुन लेना। ठीक है, मलाला जो है वो आउटस्टैंड कर रही है। मलाला एक सिंबल है। उसने उस वक्त आवाज क्या है उसकी? मेरा स्कूल खोल दो, मेरी किताबें वापस कर दो, मुझे अल्लाह और उसके रसूल ने जो हक दिया है मुझे लौटा दो। पूरी दुनिया में उसने आवाज बुलंद की। कितनी और बच्चियां हैं जिन्होंने जनाब इस तरीके के ब्लॉग लिखे, इस तरह के कॉलम लिखे, और फिर उसके बाद एक कंपेन चलाई जुर्रत के साथ। तो इसलिए उसका तो कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। जिस तरह सैयद मुनव्वर हसन और काजी हुसैन अहमद और मौलाना फजलुर रहमान, जो मामलात इनके हैं वो इनके आम कारकुनों के नहीं हो सकते। ठीक, शम्स साहब नहीं जी अभी अच्छा, सॉरी मैं समझा शायद आप बात मुकम्मल कर चुके हैं। देखिए बात आप एक अच्छी तरह हमें समझ लेनी चाहिए हमारे दोस्तों को जो खलत वापस कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट पे तो एक सोशल मीडिया पे तो तूफान आया हुआ है। आता रहे, जो बात की जाए इसमें तो कोई दो शुबा हो नहीं सकता ना कि मलाला को निशाना बनाया गया है। उसका एजेंडा क्या था? उसका एजेंडा था इल्म के हासिल करने दो मुझे। इसलिए पूरी दुनिया उसकी मासूमियत के साथ खड़ी हो गई, पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो गया। खुद मुझे ऐसे महसूस हुआ जब मैंने खबर सुनी जैसे मेरी बेटी को गोली मार दी गई। तो इसलिए मलाला के साथ वो सलूक होगा जो किसी दूसरे के साथ नहीं होता। और दुनिया पूरी में ये चलन है, जो ओबामा के साथ सलूक होगा वो आम अमरीकी के साथ नहीं होता, जो मलका एलिज़ाबेथ के साथ होगा वो आम बरतानवी के साथ नहीं होता, जो जरदारी साहब के साथ होगा, जो नवाज शरीफ साहब के साथ होगा, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ होगा, जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ होगा, आम पाकिस्तानी का सलूक नहीं होगा। एक उनसे बालातर सलूक, उनके रोल की वजह से, उनके उस किरदार की वजह से सोसाइटी में जो अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि वो एक असासा है और असासे की हिफाजत होनी चाहिए। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है उन दूसरी बच्चियों से जो उसके साथ हैं, उसकी फॉलोअर हैं, उसकी सहेलियां हैं, उसकी क्लास फेलोज हैं। शम्स साहब, ये मलाला का नाम जो है या और इस वाक़े को सियासत के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? ये बार बार मुख्तलिफ कॉर्नर से बात हो रही है। देखिए, पहली बात है, एक तरफ तो हमारे ऐसे दोस्त हैं जो ये चाह रहे हैं कि इस नाम की वजह से जो भी कोई दाढ़ी वाला नजर आए, जो भी इस्लाम का नाम लेता नजर आए, उसको पकड़ लो, उसके कवायफ इकट्ठे करो, उसको कवायफ इकट्ठे करो, वो तालिबान में से है। ऐसी बात नहीं है। जिसने जुर्म किया है वही उसका जिम्मेदार है। ये तो ड्रोन हमला है ना जो हम पर हो रहा है। अगर एक शख्स की या दो शख्स की जो कार्रवाई है उसकी पादाश में पूरे आप तमाम दाढ़ी वालों को पकड़ लें और तमाम नमाज पढ़ने वालों को, मेरे जैसों को भी पकड़ लें, तो आप मुझे बताइए फिर ये इंसाफ नहीं है। जिसने जुर्म किया है वही जिम्मेदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है
और हर शख्स जवाब दे। जब आप मलाला का नाम लेकर अपने तमाम मुखालिफिन को निशाना बनाते हैं और उनको तहते करना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि सियासत हो रही है। और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये काम हमारे लिए हो रहा है। देखिए, अगर शमाली वजीरिस्तान पर फौजी कार्रवाई होनी है तो वो कौमी असम्बली में ज़ेर बहस आनी चाहिए, रेजोल्यूशन होना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वाजे बताना चाहिए, वजीर आजम को वाजे बताना चाहिए, उसके दलाइल देने चाहिए। ये इनको इस तरह की छापामार कार्रवाई की जरूरत क्या है? इनको इस तरह के जवाब तलाश करने की जरूरत क्या है? शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। फेसबुक पर बहुत सारे लोगों ने आपसे इत्तफाक भी किया और इख्तलाफ भी किया। इत्तफाक वालों के भी नाम बता दूंगा, इख्तलाफ वालों के नाम भी बता दूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मलाला के हवाले से, और शाम साहब फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने ऐसी तस्वीर लगाई हैं जिसमें कटे पटे जिसमें, और साथ एक क्वेश्चन है सिर्फ कि क्या ये मलाला नहीं? सब मलाला है, सबका गम है हमें। ड्रोन अटैक पर की वजह से जो बच्चियां मरती हैं उनका भी हमें अफसोस है और शदीद अफसोस है, और जो खुदकुश बम्बार जो बच्चियों को कत्ल करते हैं उनका भी अफसोस है, और उन सब का हम मातम करते हैं और उन सब की मजम्मत करते हैं। अमरीकी ड्रोन अटैक करने वालों की भी और खुदकुश हमलावरों को भेजने वालों की भी। और जी देखिए, एक बात फर्क देखें, यहां जो बच्चियां मरती हैं वो टारगेट नहीं होती, बच्चियां टारगेट कोई और होता है। बच्चियां उसके नतीजे में, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब कहा करते थे, कोलेटरल डैमेज। जैसे आप निशाना है, फर्ज कीजिए, चलिए आप नहीं तो मैं सही, अगर मुझे निशाना बनाना है तो यहां मुझ पे हमला किया जाए और तमाम लोग जो 10-12 बैठे हुए हैं वो उसकी नजर हो जाए, तो उनका गम तो होगा, लेकिन हमला मेरे ऊपर हुआ है। दुरुस्त। उन बच्चियों पर हमला नहीं हुआ, ना खुदकुश बम्बार जो आए हैं वो बच्चियों को मारने के लिए आए हैं, ना अमरीकी बच्चियों को मारने के लिए आए हैं, लेकिन मारे हैं उन्होंने, बच्चियों को मारा है। यहां मलाला को मारा गया है टारगेट करके, और शाजिया और कायनात को शाजिया और कायनात उसके साथ थी, इसलिए निशाना बन गई। और जो हमारी ये मलाला है वो खटक रही थी आंखों में, वो टारगेट थी, वो हदफ थी, वो निशाना थी, इसलिए उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी हर वो बच्ची जो पाकिस्तान की बच्ची है उसका गम हमारा गम है, और बल्कि पाकिस्तान जो इंसान की बच्ची है उसका गम हमारा गम है, क्योंकि हम इंसानियत के नाम लेवा है, हम मोहसने इंसानियत के नाम लेवा है। जी शम साहब, एक सवाल है, और ये इस्तेहसान साहब है जी। इस्तेहसान साहब कहते हैं कि जी, एक जब हम क्या समझें कि एक ऐसी बच्ची जिसकी सपोर्ट मैडोना भी कर रही हो और जिसके बारे में अमेरिका भी बोल रहा हो, तो फिर हम क्या समझें इस बारे में? तो अगर अमेरिका सच बोला किसी मामले में और मैडोना सच बोले तो हमें सच बोलना छोड़ देना चाहिए। अगर वो रोटी खाएं, ब्रेड खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं ना, वो हमें डबल रोटी नहीं खानी चाहिए कि अमेरिकी खाते हैं। वो कोक पीते हैं, हमें नहीं पीना चाहिए। वो पानी पीते हैं ना, हमें नहीं पीना चाहिए। वो साफ पानी पीते हैं, हम कहें साफ पानी नहीं पिएंगे, हम गंदा पिएंगे, हम अमेरिकी नहीं है। देखिए, ये सब खलते माबस हैं। ये हमारे भाई जो हैं, प्यारे बच्चे जो हैं, गौर करें और तवाजुन न छोड़ें। अल्लाह के रसूल की तालीमात को देखें, अल्लाह के रसूल और अल्लाह को जवाब दे हैं हम। गौर करें हम ये क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हमें ये दुनियावी फायदे या दुनियावी लालच या दुनियावी नुकसानात, इनकी कोई परवाह ना करें। जी शम साहब, ये लेकिन वो मैं तो देखिए, आज मैं गया था 1122 में। अच्छा, ये जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है, जो ये 8 साल हो गए इसके, 8 साल, और 8 साल में अब ये पंजाब के इजला तमाम में फैल चुकी है। यानी जो जख्मियों को, मरीजों को इलाज 7 मिनट में रिस्पॉन्स है। अच्छा। पूरे सूबे में नहीं, पूरे मुल्क में इसकी वजह से तब्दीली आई है। और देखिए, ऐसी इमरजेंसी सर्विस,
रेस्क्यू सर्विस पूरे जनूबी एशिया में नहीं है। 1122 जैसी सर्विस इंडिया में भी नहीं है। अच्छा। और डॉक्टर रजवान नसीर साहब जो उसके 8 साल से सरबराह हैं, इनको सलाम पेश किया जाना चाहिए कि उन्होंने इस जाँ फशानी से काम किया है। और फिर जिन हुकूमतों ने, पंजाब हुकूमत चौधरी परवेज इलाही की उन्होंने शुरू किया, शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने इसको काम को आगे बढ़ाया, और पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतें इससे रहनुमाई हासिल कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तानी अगर कोई काम करना चाहें ढंग का तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी कमिटमेंट भी होना जरूरी है, हमें पसंद आ जाए तो नहीं। तो फिर इसलिए हमें अपने आप से नाउमीद नहीं होना चाहिए। या शामी साहब कम मैं तो आपसे भी नाउमीद नहीं कम से कम 2 वज़राए आला को पसंद आए काम, नहीं तब वो आगे चलेगा। काम तो शुरू हुआ है ना जी। तो हम हर वक्त जो है अपने मुंह पर वो चपत मारते रहते हैं जी। हमें जरा कुछ शाबाश भी देनी चाहिए अपने आप को। मिसेस सूफी है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सूफी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक शाह रावलपिंडी से। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, दिल से सलाम पेश करती हूँ आपको। बहुत वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मलाला बेटी पर हमले की सिर्फ गोलमोल मजम्मत करने वाले, अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की तौजीहात पेश करने वाले खुद भी इन जालिमान के हम मजहब हैं, मगर वक्ती तौर पर इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं और सिर्फ मौका और ताकत मिलने के मुंतजिर हैं, क्योंकि जो हमारा इस्लाम रहमतुल आलमीन का इस्लाम है उसका तो इस जुल्म के रवैये के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो इकबाल ने कहा था ना, कब ज़बां खोली हमारी लज्जत गुफ्तार ने, फूंक डाला जब चमन को आतिशे बहकार ने। बिल्कुल ठीक। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब और अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने 2 मुख्तलिफ लहजे में गुफ्तगू की है, लेकिन मैं जो दोनों की बात एक मुश्तरक बात है। दोनों ने कहा है कि ताकत के जरिए, तशद्दुद के जरिए तब्दीली नहीं आ सकती और नहीं आनी चाहिए। ये दोनों के दरमियान एक नुक्ता मुश्तरक है। तो मैं इसलिए तायद करता हूं इस बात की, ताकत के जरिए, तशद्दुद के जरिए जो लोग अपनी राय हम पर मुसल्लत करना चाहेंगे वो मुंह की खाएंगे। उनसे मेरी गुजारिश है दस्त बस्ता, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, अपने मामलात पर असर नौ गौर करो और सीरत रसूल का मुताला करो नए सिरे से। सईद अहमद साहब है हैदराबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम सलाम। शामी साहब क्या हाल है? आपकी दुआ है जी। शामी साहब मेरा एक सवाल है। हाँ जी। कि अभी आपने स्टार्टिंग में पीपी के हैदराबाद के जलसे के हवाले से थोड़ी बहुत बात की थी। हाँ जी। हाँ, उसमें आपने ये बोला कि पीपी और एमक्यूएम का मैंडेट के बारे में जो बात की, आपने बोला सिंध और कराची 2 अलग अलग कहा। एक चीज ये, दूसरी बात ये है कि आपने खुद बोला कि पीपी के पीछे एस्टेब्लिशमेंट आके खड़ी हुई है। फिर आप क्या इनको समझते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है या नहीं है? देखिए, मैंने सिंध और कराची अगर कहा है तो ये मतलब नहीं है कि कराची अलग चीज है कोई, यानी सिंध के शहरी इलाके और देही इलाके, ये तमीज पैदा करने के लिए कहा था। अब हो सकता है जो आप बात कह रहे हैं वो दुरुस्त हो और ऐसे अल्फाज अदा हुए हो, लेकिन मतलब उसका यही था। दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट तो अब पीपल्स पार्टी की क्योंकि हुकूमत है और मुंतखब हुकूमत है और दस्तूर के तहत हुकूमत है, तो एस्टेब्लिशमेंट उनके मातहत है। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये हुकूमत कायम है। अब वोटों का जमाना आ रहा है, भाई उनके खिलाफ वोट डालिए और नई हुकूमत बना लीजिए। मैं खुश, मेरा खुदा खुश। शम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप अब कल तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।